नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का लोकल 7 न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आज हम 4 की चौकड़ी पे बात करने वाले हैं। 4 बड़ी खबरें जो जुड़ी हैं राजनीति, प्रशासन, समाज और आपके सीधा सरोकार से। तो चलिए बिना देर किए रुक करते हैं आज की 4 बड़ी खबरों की ओर। सबसे पहले हिमाचल के करसोग की है, जहां एक ओलावृष्टि ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। दूसरी खबर है जहां एक महाराणा प्रताप जयंती पर शौर्य और अश्वभिना के साथ संदेश गूंजे। तीसरी खबर है जहां दिव्यांग क्रिकेट को नई पहचान दिलाने के लिए PCSI के नई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का ऐलान किया गया। चौथी खबर है जहां पंजाब के भवानीगढ़ की एक सफाई कर्मचारी यूनियन का विरोध प्रदर्शन लगातार तीसरे दिन से जारी है। आइए इन चारों खबरों को बात करते हैं विस्तार में। पहली खबर है हिमाचल प्रदेश से, जहां हिमाचल प्रदेश में बेमौसम के साथ बारिश और लगातार हो रही है, जिसके साथ ओलावृष्टि ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। बताया जा रहा है कि मंडी जिले के करसोग क्षेत्र में सेब और मटर की फसल की भारी नुकसान पहुंचा, जिसके साथ ही किसान अब आर्थिक संकट के सामना नहीं कर पाएंगे। बताया जा रहा है कि उनका कहना है कि हालात इतने खराब हैं कि इस बार खाने के लिए सेव भी नहीं बच पाएगा। आखिर कैसे मौसम की मार ने एक किसानों की उम्मीद तोड़ दी है, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। इस समय हम मौजूद है जिला मंडी में। लगातार हम ग्राउंड जीरो पर किसानों का दर्द आपसे साझा कर रहे हैं। किस तरीके से अगर इस वर्ष की अगर हम बात करें, मई माह में भी लगातार जो वर्षा हो रही है, बेमौसमी वर्षा हो रही है, ओलावृष्टि है, इससे किसान और बागवानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। लगातार हम किसानों से उनका दर्द जान रहे हैं और बताना चाहेंगे हिमाचल प्रदेश में 70% से अधिक किसान और बागवान है। हर वर्ष 5500 करोड़ का कारोबार सेब के ऊपर निर्भर करता है। निश्चित तौर पर जब बारिश और बर्फबारी होती है, बेमौसमी जब वर्षा और बारिश होती है, इससे कहना तो कहीं तापमान में भी गिरावट आती है। तापमान में गिरावट आती है, फ्लावरिंग के लिए समय अनुकूल नहीं रहता है। अगर देखा जाए जो सेब के फ्लावरिंग के लिए जो अनुकूल जो तापमान है वो 14 से 15 डिग्री है। लेकिन अगर हम फरवरी या मार्च माह की भी बात करें, उस दौरान भी देखा गया कि जो लगातार जो ऊंचाई वाले क्षेत्र वहाँ पर बर्फबारी और मध्य ऊंचाई वाले क्षेत्र में वर्षा हुई, जिसके चलते तापमान में काफी ज्यादा गिरावट आई। इससे कहना तो कहीं जो फ्लावरिंग के लिए जो तापमान 14-15 होना चाहिए था वो 6-7 डिग्री रहा। फिलहाल अन्य किसानों से हम बातचीत करने का लगातार प्रयास करें। इस समय हमारे बीच कुछ किसान है। सबसे पहले तो आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे। नमस्कार जी, मेरा नाम वेद प्रकाश है जी। अगर देखा जाए जिस तरीके से इस बार ओलावृष्टि हुई और खासकर मई माह में भी बारिश देखने को मिल रही, कितना नुकसान इस बार किसान और बागवानों को हुआ है? इस बार तो पूरा ही नुकसान हुआ, क्योंकि जिस वक्त फ्लावरिंग हुई उस वक्त ओलावृष्टि हुई। एक बार हुई थी तो 3 बार हुई जी, जिससे कि कोई भी फ्लावरिंग नहीं रहा। उसके बाद जैसे हमारे थोड़ा सा हाइट वाली जगह में जो है बारिश, दिन को धूप, रात को ठंड हुई, उस वजह से हाइट में भी कोई नहीं है फसल इस बार जी। अगर देखा जाए इससे पहले भी कोई ऐसा वर्ष बीता है जिस दौरान मई माह में भी बारिश हुई हो, ओलावृष्टि हुई हो? ऐसा तो नहीं हुआ जी, बहुत कम हुआ। इस बार बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रहा है। लोगों के नेटें सारी खत्म हो गई, पौधे सारे नष्ट हो गए, तो इस बार तो बुरे हाल ही हो गए। इस बार तो किसान बागवान जो भी है खत्म। जैसे आपका हमारा इधर मटर हुआ, मटर जिस वक्त तैयार होने लगा उस वक्त ओलावृष्टि हुई, मटर भी सारा खत्म हुआ। इस बार तो गोभी वगैरह हर चीज इस बार कुछ भी फसलें नहीं रही जी। अगर देखा जाए, अगर हम इस समय करसोग विधानसभा क्षेत्र है, आसपास के क्षेत्रों की अगर हम बात करें, कौन कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर ओलावृष्टि की मार पड़ी हुई है? ये तो हर क्षेत्रों में इस बार ओलावृष्टि हुई। जैसे आपका माहुनाग हुआ, चुराग हुआ, इधर को अपना पांगना हुआ, हर जगह में जो है ओलावृष्टि हुई। और कहीं भी यहाँ इसमें करोड़ों रुपए का सेब आता था, इस बार तो ना होने के बराबर है, खाने के लायक है। कई जगह में तो ऐसा भी है कहीं किन्नौर से सेब ना मंगाना पड़े खाने के लिए। ये हुआ जैसे तापमान में बढ़ोतरी और
जी। कम और ज्यादा। जी बिल्कुल, इसमें कोई दुराई नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट देखने को मिल रहा है। ये भी जानना चाहेंगे, हर वर्ष आपके कितने सेब होते थे, आपके क्षेत्र के से कितने सेब लोगों के होते थे, इस बार कितना अनुमान है, कितनी पिकअप की आपको अनुमान लगाया जा चलो सकता है? हमारे थोड़ा छोटी प्लांट है, 500-400 पौधा है, छोटा पौधा है, कुछ बुजुर्गों के टाइम का पौधा है जी। तो 5-6 लाख का सेब हो जाता था। लेकिन इस क्या उम्मीद है? बार तो कुछ नहीं है, खाने लायक सेब है, देख लो पेड़ों में कोई सेब नहीं है, जी इस बार तो खाली है। बिल्कुल, मैं प्रतियोगी से चाहूंगा कि कुछ यहाँ की तस्वीरें लगातार दिखाई जाए, जिस तरीके से आप देख सकते हैं पेड़ों पर जहाँ पर अत्यधिक सेब होता था, लेकिन इस बार जो पत्तियों के अलावा आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बेमौसमी जो वर्षा हुई है, खासकर मई माह में जहाँ अत्यधिक गर्मी होती थी, लेकिन इस बार जो देखा भी गया है कि लोग स्वेटर, ऊनी वस्त्र, टोपी, मफलर पहनने को मजबूर है। और जबकि हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो आज से पहले कभी भी इतना नुकसान देखने को नहीं मिला था और लोगों को काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिला। लगातार हम किसानों से बातचीत करें, उनका दर्द साझ रहे हैं, अन्य लोगों से भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम योगी शर्मा है। योजित जी, आप लगातार जो देखा भी गया है, ओलावृष्टि से काफी जो नुकसान हुआ है, आपका सेब कितना हर वर्ष होता था और इस बार क्या अनुमान है? हमारे इस बार तो सेब के कुछ अनुमान नहीं लगाया जाता है, क्योंकि इस बार हमारे सेब में कोई मतलब फसल नहीं आई है। जब सेब में फूल आया तो तभी ओलावृष्टि हो गई है। तो इस बार जैसे हमारे निकल रहे थे 10-12 लाख के सेब निकल जाते थे, तो इस बार अनुमान है 1-2 लाख का ही। जी, और अगर देखा जाए खर्चा भी काफी होता है, यूरिया लगाना पड़ता है, तौलिए करने पड़ते हैं, मजदूर लगाने पड़ते हैं। अगर देखा जाए साल वर्ष में कितनी लागत लगी है, तो इस बार आपको नहीं लगता कि लागत भी पूरी हो पाएगी? नहीं, इस बार लागत भी पूरी नहीं हो पाएगी। जी, आपने जाना जिस तरीके से लागत भी पूरी नहीं पाएगी। निश्चित तौर पर जब कहीं ना तो कहीं जो मौसम बेमौसमी बारिश होती है, निश्चित तौर पर किसानों बागवानों को काफी ज्यादा नुकसान होता है। अगर देखा जाए हिमाचल प्रदेश में जो 70% से अधिक किसान और बागवान है, वो खेती के ऊपर ही निर्भर है। कुछ सप्ताह पहले देखा जिस तरीके से, अगर जो देखा जाए जिला मंडी में भी अत्यधिक जो ओलावृष्टि हुई, जिसके चलते जुब्बल, कोटखाई, रोडू, छैला और यहाँ तक कि अगर देखा जाए ठियोग और कुफरी में भी अत्यधिक जो ओलावृष्टि हुई है, लगभग 3 इंच से अधिक ओलावृष्टि हुई, जिसके चलते एक तरफ से व्हाइट चादर यानी कि श्वेत चादर कहा जा सके उस तरीके से देखने को मिला। इससे निश्चित तौर पर जो हेल नेट गेट लगाए थे, बांस के डंडे लगाए थे और जो जालियां लगी थी, वो भी यहाँ तक के क्षतिग्रस्त हुए। कहीं ना तो कहीं जो किसान और बागवानों को इस वर्ष जो ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट देखने को मिला, क्योंकि हर वर्ष जिससे ग्लेशियर पिघल रहा है और ऐसे में जो देखा जा रहा है 2 माह की बात है। अगर बर्फबारी की बात करें, जब नवंबर और दिसंबर में बर्फबारी होती थी, लेकिन अब जो देखा भी गया है कि फरवरी मार्च में भी बर्फबारी देखने को मिल रही है। जो वर्षा उस दौरान होती थी वो आगे हो रही है। तो कहीं ना तो कहीं जो ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है वो अब धरातल में देखने को मिल रहा है। इससे निश्चित तौर पर जो किसान और बागवान है उन्हें काफी ज्यादा खमियाजा देखने को मिल रहा है। कामेश शर्मा की रिपोर्ट, जिला मंडी से। भिवानी में महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर सर्व समाज ने लोगों से एक महाराणा प्रताप चौक पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान वक्ताओं के साथ महाराणा प्रताप के शौर्य, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति को याद करते हुए युवाओं से उनके आदर्श पर चलने की अपील भी की गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सामाजिक और राजनीतिक लोग भी मौजूद रहे। आज महाराणा चौक पर पहुंचे महाराणा जयंती। देखिए, आज इस अवसर के दौरान पूरे भारत के अंदर, प्रत्येक गांव के अंदर, जो भी वासी हिंदुस्तान में रहता है या विदेश में भी रहता है, महाराज पृथ्वीराज चौहान की याद के अंदर आज बड़ी जोशो आवाज़ से इस जोश को बना रहा है, जयंती को बना रहा है। और एक सीख जो उनकी लेके प्रत्येक आदमी आज भारत का जो जी रहा है कि हमें हमारी बराबरी देने का मौका हर किसी को अवसर को देना चाहिए। आप सभी भली बातें जानते हैं, जब देश में विपत्ता आई थी, बाहर के मुगलों ने हम पे जब हमला किया, तो एक लोग महाराणा प्रताप जी थे जिन्होंने पूरे देश के अंदर नारा दिया था कि सर्वश्रेष्ठ सब लोगों को एक साथ संगठित होकर हमें हमारे देश का रण का, मिट्टी का उतारना है, एक साथ मिल के देश को बचाना है। और कोई भी दुश्मन हमारे समक्ष आता था और वो कहता था भाई मैं निहत्था हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता, तो उनको बराबरी का अवसर देते थे और ये दिखाते थे कि हिंदू और राणा प्रताप की कौम, चौहान साहब ने ये संदेश दिया था कि हर आदमी, हर व्यक्ति बराबर है, उसको बराबर का सम्मान का
मैं तब देंगे, मौका देंगे और फिर हम देश के साथ मिलकर आगे बढ़ के चलेंगे। सबसे पहले तो आपका आने पे बहुत बहुत स्वागत है। आपके जितने व्यूवर हैं, हमारे जितने भी यहाँ पे क्षत्रिय समाज के और अन्य समाज से जितने बुजुर्ग गणाएं, साथी गणाएं हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद और सबको महाप्रताप जयंती के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, सबको इनका इतिहास सबको पता है और जयंती मनाना एक काफ़ी नहीं है, एक उपचारिता मात्र चीज़ें हो गई हैं, मेरा मानना है बिल्कुल है। और ये चीज़ें आप जीवन में देख भी सकते हैं। आज युवाओं को समझना चाहिए इनकी जो मोरलिटी थी, इनके जो गुण थे, इनके जो शौर्य की परिकाष्ठा की कहानियां हैं, उनसे कुछ सीखना चाहिए। और युवाओं को आज जैसे कई बिल आते हैं, कहीं पर प्रताड़ना होती है, तो इन महापुरुषों की जयंतियों का मतलब यही है कि इन्होंने अपने जीवन में क्या किया था जिससे इतने आज हम सम्मानीय है, पूजनीय है और एक आदर्श। बहुत ही खुशी की बात है, पूरा विश्व और पूरा देश आज महाराणा प्रताप जी की जयंती मना रहा है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आज के दिन 9 मई 1540 को उनका जन्म हुआ था और उनका जो शक संवत के हिसाब से अब की बार 17 जून महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाएगी। और उस दिन पूरे देश की छुट्टी भी है, हरियाणा प्रदेश की भी छुट्टी होती है, क्योंकि मेवाड़ प्रदेश में स्टेट जो है मेवाड़ और वहाँ के राजा जो मेवाड़ के आज उनके वंशज हैं वो 17 जून को मनाते हैं। पूरा देश भी 17 जून को मनाता है, लेकिन आज भी उनकी इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से आज का पड़ता है, तो हम आज भी पूरा देश मना रहा है उनको। दोनों समय मनाई जा सकती है। और महाराणा प्रताप तो ऐसे शासक थे जिसमें हिंदू सूर्य थे, हिंदू धर्म के लिए पूरी लड़ाई लड़ी। और आज महाराणा प्रताप नहीं होते तो हम भी कहीं कलमा पढ़ रहे होते बैठे, तो महाराणा प्रताप ने हिंदू धर्म को बचाया, पूरे देश को बचाया, अपने समाज को बचाया। और महाराणा प्रताप की हम कोटि कोटि नमस्कार करते हैं, कोटि कोटि उन्हें प्रणाम करते हैं। और बहुत ही आज जोश के साथ पूरा देश महाराणा प्रताप जयंती मना रहा है और मनानी भी चाहिए। और आज उनको बहुत बहुत हम नारे लगाएंगे 2-3 महाराणा प्रताप। आज भाई आज भिवाड़ी के अंदर आसी गेट पर महाराणा चौक पर बड़ी धूमधाम से महाराणा प्रताप जयंती मनाई गई। इसके अंदर मुख्य रूप से समाज के सभी व्यक्ति और अदर समाज के भी सभी व्यक्ति यहाँ हाजिर हुए। और मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूँ कि आज के युग में महाराणा प्रताप जयंती मनाने का वास्तविक जो महत्व जब हो सकता है जब महाराणा प्रताप। देखिए, आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती है और उनकी जयंती पर मैं उनके चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन करती हूँ और भावी पीढ़ी से निवेदन करती हूँ कि जैसे महाराणा प्रताप ने देश हित के लिए लड़ाई लड़ी और अपना सर्वस्व उन्होंने न्यौछावर कर दिया, उनसे वो प्रेरणा ले और जो बुराइयां हैं सामाजिक उनसे वो दूर रहें। जैसे चाहे दहेज प्रथा हो, चाहे नशा है, नशे से भी युवा बचे। तो आज के दिन प्रण ले महाराणा प्रताप की जयंती पर कि हम देश हित के लिए, देश रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहें। आज महाराणा प्रताप जयंती मनाए अस्सी गेट पे, उसमें 36 जात के सभी व्यक्ति थे। भाई मोहित चौधरी है, चौधरी धर्मवीर सिंह के लड़के, राम भजन जी के लड़के हैं और जांगड़ा जी हैं, शर्मा जी हैं, सारे आए हैं। तो बड़ी धूमधाम से यहाँ 36 जात ने मनाया है। और आज से हम जो हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा हमारी भिवाड़ी, वो हम आज से ऐलान करते हैं कि यूजीसी पे हम जब तक लागू ये कैंसिल नहीं होगा जब तक हम लड़ाई लड़ेंगे। आज से शुरू कर दिया हमने, तो धन्यवाद। दिव्यांग क्रिकेट को नई पहचान दिलाने के लिए फिजिकल चैलेंज क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया लगातार बड़े कदम उठा रही है, जिसके साथ संस्था ने जून माह में श्रृंखला और अफगानिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित करने का घोषणा किया है। बताया जा रहा है कि इसके साथ ही देश भर में कई बड़े टूर्नामेंट भी आयोजित किए जाएंगे ताकि दिव्यांग खिलाड़ियों की प्रतिभा को मंच मिल रहे। ये ट्रॉफी, जैसा कि आपको पता है कि 10 मई को बेटा कोविड में एक्सपायर हो गया था, वो हमेशा ही खिलाड़ियों को, दिव्यांग खिलाड़ियों को इतनी हेल्प करता था। इंग्लैंड में भी गया था तो उसका अशोक के साथ काफ़ी तालमेल था। जितना भी वहाँ पे न्यूज़ होती,
उनकी बाइट होती, अशोक के पास भेजता था। इतना इंटरेस्ट था उसको। हालांकि हम खिलाड़ियों के साथ नहीं बात करते थे, लेकिन वो जब भी इंटरवल होता था तो इंग्लैंड में खिलाड़ियों के साथ ऐसे जुड़ गया था जैसे वो खुद भी एक वैसे भी अच्छा खिलाड़ी क्रिकेट का रह चुका वो। दीपक लोहिया के नाम से 10 मई को एक दिवसीय T20 टूर्नामेंट फिजिकली चैलेंज क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के माध्यम से हो रही है। ये विजय सिंह स्टेडियम है जहाँ पे अफगानिस्तान, इंडिया के और देशों के मैच होते हैं। इंटरनेशनल स्टेडियम है। हमने ये जगह इसलिए सेलेक्ट की कि पवेलियन एसी पवेलियन है, बच्चे और स्टाफ या ऑफिशियल को गर्मी को देखते हुए उनको परेशानी ना हो। भविष्य की सर क्या क्या बड़ी प्रतियोगिताएं रहेंगी इस हरियाणा और पंजाब की इस मैच के? हरियाणा पंजाब के हरियाणा और यूपी के बाद 12 स्टेट की टीम बंगलौर में खेलेगी। मैक्सिमम टीमें उधर की ही है, साउथ की साइड की। और जब उसके बाद जो इनाम उसमें फर्स्ट प्राइज 5 लाख रुपए है, सेकंड प्राइज 2.5 लाख रुपए है, थर्ड और फोर्थ 1-1 लाख रुपए है। तो उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के PCCI का कब आयोजन रहेगा और किन किन देशों के बीच में संभावित क्या तिथियां हो सकती हैं? हमारी कोशिश है कि मई के लास्ट में या जून में हम श्रीलंका या फिर अफगानिस्तान की टीम को हिंदुस्तान में बुला रहे हैं, उनके साथ मैच करेंगे। पंचकुला में तो हमारी जो बाकी 12 टीम रह जाएगी स्टेट की, उनका अगस्त-सितंबर में होगा। अगस्त मेरे पंचकुला और बेंगलोर में प्राइज मनी अलग-अलग होंगे या एक ही प्राइज मनी होगा? प्राइज मनी पंचकुला का अभी हम नहीं बता सकते। बेंगलोर का ये बंगलोर का है। एक बात आपको बता दूं कि ये बंगलोर की क्रिकेट एसोसिएशन करवा रही है, हमारा एक पैसा भी नहीं लगेगा उसमें। पहले तो मैं आपका PCCI परिवार की तरफ से अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। और आपकी बदौलत ये PCCI इतने बड़े मुकाम पे पहुंची है, धन्यवादी हो आप। अभी जो लोहिया जी ने बताया कि किस प्रकार से अभी ग्रेटर नोएडा में जो दीपक तो हमारे बहुत ही मजबूत साथी थे, लोहिया जी के बेटे, और जिन्होंने अपना पूरा जीवन जब से PCCI बनी है उन्होंने बड़ा संघर्ष किया। उनकी याद में हमेशा हम ये टूर्नामेंट करते हैं। इस बार ये टूर्नामेंट ग्रेटर नोएडा में हो रहा है, जिसमें 2 टीमें होंगी, हमारे हरियाणा की भी है और यूपी की भी है। और इसी प्रकार से PCCI जो पीछे जो बातें हुई थी, मेरे को किसी का कुछ नहीं पता, न मैं किसी के बारे में विचार करूँगा न बोलूँगा। मैं तो इतना कहूँगा कि अगर लोहिया जी खड़े होंगे, रवि चौहान खड़े होंगे, तो हम PCCI से और भी ज़्यादा मजबूत करेंगे। हम सब लोहिया जी के साथ में, लोहिया जी के बदौलत ही हम PCCI से जुड़े हैं। अब जिस प्रकार से 17 से 25 तक बेंगलोर में भी होंगे टूर्नामेंट, हमारे 8 दिन के रहेंगे जिसमें 12 टीमें होंगी। इसी प्रकार से पंचकुला में आने वाले सितंबर में या अक्टूबर में जैसा भी होगा, तो वहाँ भी 12 टीमें रहेंगी। तो पंचकुला और चंडीगढ़ में टूर्नामेंट होंगे, जिसमें संभावना है कि श्रीलंका या अपना ये अफगानिस्तान, इसमें से कोई भी टीम आ सकती है। तो हम सब मिलके पीछे के मन मुटाव ख़त्म करके PCCI को और भी मजबूत करें। और लोहिया जी वैसे भी बहुत, आप तो देखते आ रहे हो कि बिल्कुल सरल आदमी है, और इनके साथ अगर कोई चतुराई करता है, सात्विकता करता है, तो वो नसोले अपना आप नरक के रास्ते खोल लेता अपने। तो लोहिया जी एक बहुत बड़े नेक इंसान है। हमें जब भी आदेश होगा इनका, इनके साथ में खड़े रहेंगे और PCCI को जितना भी हो उसका मजबूत करेंगे। पंजाब के संगरूर जिले के भवानीगढ़ में सफाई कर्मचारी यूनियन का विरोध प्रदर्शन लगातार तीसरे दिन से भी जारी रहा, जिसके साथ कर्मचारी पक्की नौकरी, वेतन बढ़ोतरी और उसके साथ ही आउटसोर्स कर्मचारी की मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि कर्मचारी ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज हो जाएगा।
ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਕਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਲਵੇ ਕੀ ਹਥਿਆਰ ਆ? ਸਾਡੇ ਲਵੇ ਕਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੇ ਲਵੇ ਇੱਕ ਝਾੜੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੜਕੀ ਉੱਠ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ, ਆਪ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਸੀਵਰੇਜ 'ਚ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਫਾਈ ਸੀਵਰਮੈਨ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ। 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚਲਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਿਖਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਆ ਤੀਜੀ ਜੰਮੀ ਤੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਪੀਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੰਮੀ ਹੱਦ ਮਚਾਤੀ। ਅੱਜ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਧਰਨੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਗੱਲ? ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਤੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ, ਮੈਂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਦੋ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਨੈਕਟ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਰਨਾਉ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਅੱਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਲੀ ਕੱਢਣੀ ਆ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਉਂਡ ਲਾਉਣਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਵੀ ਖੁਦ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਏਰੀਆ ਚ ਆ ਰਹੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੰਘਣਗੇ, 100 ਘਰਾਓ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੇ ਅੱਜ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਸਫਾਈ ਯੂਨੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਾਕ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ। ਕਿਹੜੀ ਹੱਕਾਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ? ਇਹ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨੇਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਦਰੀ ਵਿਛਾਈ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਸਾਡੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੱਲੂਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਸਾਰਵਨ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਸਰ ਜੀ, ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ। ਹਾਂਜੀ, ਬੋਈ ਕੁਮਾਰ ਸੈਂਟਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜੀ। ਅਸਲ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨੇੜੇ ਲੱਗੀ ਆ? ਸਰ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦਾ ਧਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਅਗਰ ਸਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਫਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ, ਹੋਰ ਫੈਲ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਊ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਹੋਊ? ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਅੜ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂਗਾ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਜਦ ਵਰਕਰੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਊਗਾ ਇਫੈਕਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਉੱਠੂਗਾ? ਜੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਊਗਾ? ਸਰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਫਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਲੈਟਰ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲਿਖਣਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੰਗਰੂਰ जाना पै गया तो कल उस लिख के। इसी के साथ आज की 4 बड़ी चौकड़ी यही होती है पूरी। लोगों से लेकर प्रशासन और समाज से जुड़ी हर अहम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। सबसे पहले सबसे तेज खबरों के लिए सिर्फ लोकल 7 न्यूज़ पर।